हेलो माय क्यूट फार्मर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मर एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो माय क्यूट फार्मर फैमिली, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कुछ टाइम से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। फॉर्चुनेटली जो है आज वो टेक्निकल इशू जो है रिजॉल्व हो गया है, तो अब आपको जो है वीडियो प्रॉपर मिलेंगी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? भाई फार्मासिस्ट अगर बनना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, और अच्छे से जो है तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको आगे जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फार्मासिस्ट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं उनका जो है वीडियो बना के लेके आऊँगा। अभी फार्माकोलॉजी का मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके तब जाके जो है बनाया जाता है। तो वही मैं एनालाइज करके जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड जो है मैं बना रहा हूँ कि ये चैप्टर में, इस चैप्टर में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उसको जो है कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो है जब आप देखेंगे कि जो है जो थ्योरी और सेक्शन है, वैसे तो देखिए खाली आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या रट्टा मार लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खाली प्रीवियस ईयर से आप एक ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कभी कभी बाई चांस ये हो जाता है कि जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन उसी के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे पूरे उठा के वो दे देते हैं, तो इसलिए भी आपके लिए अच्छा है। बट अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ लूँगा और मेरा हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि खाली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसी से आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्व करिए जितना से जितना हो सकता है आपके लिए, बट थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। थ्योरी पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फार्माकोलॉजी है। अब जनरल फार्माकोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं उनमें जो है क्या कहते हैं कि जो है कुछ टॉपिक बहुत डीपली बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, और वो भी कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। जैसे फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जो है कई एग्ज़ामों में पूछा गया है भाई। तो उसी तरह जो है आप थ्योरी भी तैयार करिए, ऐसा नहीं है खाली आप इसी के सहारे रहिए, थ्योरी की भी तैयारी करिए। और थ्योरी की क्लासेस मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए चलाऊँगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी जो है थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के लिए। भाई मैं तो चाहता हूँ कि जो है सारे के सारे जितने भी जो लोग मुझसे अटैच हैं या इन फ्यूचर जो अटैच होंगे, मैं तो यही चाहूँगा कि जो है ईश्वर की कृपा से जो है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी जी जान लगा दूँगा अच्छे से अच्छे टॉपिक देने में और अच्छे से अच्छे पढ़ाने में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका DSSB फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका? देखिए ऑलरेडी जो है मैं 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और आज मैं जो है पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें मैं 61 से लेके 80 तक की क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स जो 61 क्वेश्चन नंबर है वो है आपका हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो देखिए इसमें कोई एक हार्मोन तो सिक्रेट नहीं होता है, इससे कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे आपका हो गया प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो गया, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, और आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये आपके सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी इज़ GnRH होता है आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड ऑप्शन डी इज़ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपका सिक्रेट होता है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रेट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 62 पे। द बोन इज इन बेबीज ओसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ।
ये आपका पूछा गया DSSB फार्मेसी 2019 में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी, क्वेश्चन में पूछा क्या है या क्या पूछना चाह रहा है। हमें जब यही नहीं समझ में आएगा तो कैसे हम जान पाएंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब हमें ऑसिफाई का मतलब ही नहीं पता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो जब हमें किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता होगा तो उसका आंसर क्या देंगे। अब हमें ऑसिफाई का मीनिंग जब नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर कैसे दे पाएंगे। बोन समझ में आता है, बेबी समझ में आता है, हर एक चीज़ समझ में आ रही है, ऑसिफाई का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए ऑसिफाई का मतलब क्या होता है कि अगर बोन जो होती है या कोई टिश्यू होता है वो जो है कन्वर्ट हो जाता है बोन में, ठीक है, तो उसी को ही ऑसिफाई बोलते हैं। जैसे कोई मुलायम, जैसे छोटे बच्चों में क्या रहता है कि आपने देखा होगा जो उनके स्कल होता है, स्कल के ऊपर उस पर कभी कभी छुइए तो बहुत गुलगुला टाइप में लगता है, बहुत मुलायम मुलायम लगता है। तो वो वहाँ पे जो है उनके खाली जो है मसल्स होती हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है वो मसल जो है बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी को बोला गया है ऑसिफाई, ठीक है। आपने देखा होगा जो सिर के ऊपर ऊपर जो रहता है वहाँ पे टच करिए तो वो जो है जैसे हार्ट पंप करता है ना, हमें फील होता है कि जो है हार्ट पंप कर रहा है, वैसे ही जो है ब्रेन भी जो है अप डाउन करता रहता है। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वो जो है जो मसल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपका एक बोन में, सॉलिड बोन में। तो उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक। जिसमें जो ऑप्शन ए दिया है वो आपका है क्लेविसल, आपका ऑप्शन बी है स्कल, ऑप्शन सी है रिस्ट एंड ऑप्शन डी है आपका मैंडिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्कल। द बोन इज इन बेबीज ऑसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ इज स्कल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कल। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि सिर के ऊपर जब हाथ रखिए तो वो देखिए बहुत मुलायम सा, मतलब बहुत मुलायम मुलायम सा लगेगा उसके सिर पे हाथ रखने पे। जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े हो गए हैं 3-4 साल के वो तो ऑलरेडी डेवलप हो ही चुकी है उनकी बोन, उनमें नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुलायम पार्ट होता है सिर के ऊपर। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 63 पे, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज़ थ्रो। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इनर्वेशन मतलब क्या होता है कि जो है नर्व सप्लाई, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है कि जो नर्व सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक हार्ट में वो किसके द्वारा होती है। तो उसमें जो है ऑप्शन ए दिया है 3rd and 5th थोरैसिक नर्व के द्वारा, बी दिया हुआ है आपका ट्राइगैमिनल नर्व के द्वारा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका ब्रेचियल नर्व के द्वारा, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है वेगस नर्व के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेगस नर्व। जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट होता है वो होता है वेगस नर्व के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, हाउ मैनी पैराइटल बोन्स आर देयर इन द क्रेनियम। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो जो इसमें पूछा गया है कि पैराइटल बोन्स कितनी होती हैं क्रेनियम में, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ 5, ऑप्शन बी इज़ 1, ऑप्शन सी इज़ 2 एंड ऑप्शन डी इज़ 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। तो जो आपकी पैराइटल बोन्स होती हैं वो क्रेनियम में वो होती हैं 2, जिनकी संख्या होती है 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। देयर आर 2 पैराइटल बोन्स आर देयर इन क्रेनियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे, द कलर ऑफ लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज़। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि जो है जो ब्लड ग्रुप होता है बी वो किस कलर से डिनोट होता है या लेबल होता है, या किस कलर को यूज़ किया जाता है लेबल के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है येलो, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्लू, ऑप्शन सी दिया हुआ है पिंक एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है वाइट। जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पिंक। जो आपका ब्लड ग्रुप बी है वो जो होता है लेबल्ड होता है पिंक कलर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, पिंक कलर से लेबल्ड होता है। देखिए और भी जो है ग्रुप हैं वो भी जो है अलग अलग कलर से जो है लेबल्ड होते हैं। तो उसमें मान के चलिए आपका जो ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, वो जो है आपका येलो कलर से लेबल होता है, ठीक है। इसमें जो है आप ये कर सकते हैं ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, येलो कलर से क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप ए होता है।
पिंक लेबल होता है आपका जो है, अभी बताया मैंने, पिंक लेबल होता है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। और ओ जो होता है आपका ब्लू कलर से होता है। ये ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो ब्लू कलर से होता है, ठीक है। और ए बी जो होता है वाइट कलर से लेबल होता है। जो वाइट कलर होगा वो होगा ब्लड ग्रुप आपका, ब्लड ग्रुप ए बी, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा कि बी में जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो होता है आपका पिंक कलर का, ठीक। येलो जो होता है आपका ए हो गया, येलो आपका ए हो गया, ठीक। ब्लू आपका हो गया ओ, जो ओ हो गया वो हो गया आपका ब्लू, और वाइट हो गया आपका ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये ज़रूर चीज़ें याद रखिएगा कि कलर कौन सा किसके लिए होता है लेबल, ये मत भूलिएगा, ये जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मैलिग्नेंट कंडीशन विद एबनॉर्मल इंक्रीज ग्रैनुलोसाइट WBC ब्लड विल बी क्लासिफाइड एज। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें क्या पूछा गया है, जो मैलिग्नेंट कंडीशंस होती है, मानी ट्यूमर वाली कंडीशन जो होती है, उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज होने लगता है ग्रैनुलोसाइट WBC ब्लड का। तो वो किस में क्लासिफाइड होता है, WBC जो ग्रैनुलोसाइट होता है वो इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक, ब्लड में। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा क्लासिफाइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ माइलॉइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो आपका मैलिग्नेंट कंडीशन होती है विद एबनॉर्मल इंक्रीजेज ग्रैनुलोसाइट WBC ब्लड विल बी क्लासिफाइड एज ए माइलॉइड ल्यूकेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइलॉइड ल्यूकेमिया। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67 पे, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज टेक्निक एसोसिएटेड विद। यह आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। जो आपका ट्रैफिक फ्लो होता है वो किस टेक्निक के अंदर आता है, यह टेक्निक एसोसिएटेड होती है किसके द्वारा, किसके साथ, ठीक है। द ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, जो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस होता है, ये जो टेक्निक किसके साथ एसोसिएट होती है। द ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है आपका फार्मेसी स्टोर, ऑप्शन बी इज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑप्शन सी इज़ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी इज़ मार्केटिंग। जो आपका ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक होती है वो एसोसिएट होती है आपका फार्मेसी स्टोर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मेसी स्टोर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68 पे, अ डैश इज़ द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल होता है उसमें जो है सबसे लास्ट का जो पार्टी होती है वो कौन सी होती है, उसके बारे में बताना है। अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, ठीक, उसके पास वो जो गया आपका होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गया, सॉरी होलसेलर के पास से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से गया आपका जो है जो आपका फार्मासिस्ट होता है, या जिसे बोल लीजिए किसी शॉप वगैरह, उस पर गया। तो आपका जो लास्ट एंड पार्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है, भाई फार्मासिस्ट ही तो हुआ। उसके बाद से तो वो सीधे आपका कस्टमर के पास ही जाएगी और किसी के पास तो जाएगी नहीं। तो जो आपका लास्ट जो मार्केटिंग चेन होती है एक, उसमें जो सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है फार्मासिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फार्मासिस्ट। वैसे ऑप्शन तो दिए हैं आपका, फिजिशियन दिया हुआ है, रिटेलर दिया हुआ है, कंज्यूमर दिया है, ऑप्शन डी दिया है फार्मासिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फार्मासिस्ट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, क्लोरऑक्सीलिनोल इज टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो जो आपका जो है क्लोरऑक्सीलिनोल जो है वो किस टाइप का जो है डिसइंफेक्टेंट है, ठीक। इसमें हमें जो है उसका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी बतानी है कि वो जो है एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि क्या होता है ना। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो है आपका एल्कोहलिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है एसिडिक, ऑप्शन सी दिया हुआ है अल्कलाइन, ऑप्शन डी इज़ फिनोलिक। तो जो आपका क्लोरोऑक्सीलिनोल जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, फिनोलिक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनोलिक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर। यह आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें से जो है कौन सा जो है आपका मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस,
ऑप्शन बी इज एनाफाइलैक्सिस, ऑप्शन सी इज गाउट एंड ऑप्शन डी इज गुलियान बेयर सिंड्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज गुलियान बेयर सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाउट। गाउट इज़ एन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो गाउट जो होता है आपका, जिसको गठिया भी बोलते हैं हिंदी में, गठिया है ना, उसको जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71 पे, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2018 में। तो इसमें हमें प्लेग का जो है, जो जिसके कारण हम प्लेग फैलता है, उस ऑर्गेनिज्म को बताना है। ठीक है, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो प्लेग कॉज करता है ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका रेड फ्ली, ऑप्शन बी इज़ एर्बोवायरस एंड ऑप्शन सी इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनई एंड ऑप्शन डी इज़ यर्सीनिया पेस्टिस। तो जो आपका प्लेग होता है वो जिस ऑर्गेनिज्म से जो है फैलता है या होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यर्सीनिया पेस्टिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यर्सीनिया पेस्टिस। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज़। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इनमें से कौन सी जो है डिजीज़ एयरबोर्न डिजीज़ है। मतलब एयरबोर्न का मतलब होता है जो हवा से फैलती है। मतलब ये नहीं है कि टच करने से वो हो, जैसे हम खड़े हुए हैं या दूसरा मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो अगर वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, तो उससे जो है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है वायरस वगैरह फैल जाते हैं, तो उससे जो है कि मुझको होने की या किसी दूसरे को होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एयरबोर्न मतलब एयर में जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनसे होती है, मतलब हवा में फैलने से होती है। तो ऑप्शन ए इज़ कॉलरा, ऑप्शन बी इज़ एमोबियासिस, ऑप्शन सी इज़ टाइफाइड एंड ऑप्शन डी इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आपका ट्यूबरक्यूलोसिस होती है, यानी जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक, ये जो होती है आपकी एयरबोर्न डिजीज़ होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर आता क्वेश्चन नंबर 73 पे, इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट अ हाई लिम्फोसाइट नंबर इंडिकेट। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट में। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जो ल्यूकोसाइट काउंट में डिफरेंशियल होता है अ हाई लिम्फोसाइट नंबर इंडिकेट, तो उसमें जो लिम्फोसाइट का नंबर होता है, जो इंक्रीज लिम्फोसाइट नंबर होता है, वो किसको इंडिकेट करता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ऑप्शन बी दिया हुआ है वूपिंग कफ को, ऑप्शन सी दिया है सीवियर इन्फेक्शन को एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया को। ठीक है, तो जो ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंशियल होता है या जो डिफरेंट होता है, उसमें जो लिम्फोसाइट का नंबर होता है जब दिखाई इंक्रीज़ होता है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा गया है, बस इसमें डायरेक्ट ये बताना है कि जो इंक्रीज़ इन लिम्फोसाइट नंबर इंडिकेट, मतलब अगर आपका लिम्फोसाइट नंबर इंक्रीज़ हो जाता है या बढ़ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक, हमें ये बताना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वूपिंग कफ। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74 पे, वैक्सीन्स कंटेन ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीसीज आर कॉल्ड वैक्सीन। ठीक, ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। जो वैक्सीन कंटेन करती हैं केवल एक स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज को, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ यूनिवैलेंट, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी इज़ मिक्स्ड एंड ऑप्शन डी इज़ पॉलीवैलेंट। ठीक, यूनिवैलेंट मतलब एक ही स्पीसीज होती है ना, तो इसके नाम से ही वन स्ट्रेन पता चला, वन मतलब एक मतलब यूनी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवैलेंट। ठीक, अगर बहुत सारी होती तो आपका पॉलीवैलेंट हो जाता, तो इसमें वन स्ट्रेन पूछा गया है ना, तो इसका होगा आपका केवल यूनिवैलेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट अफेक्ट द CNS। यह आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें क्या पूछा गया है कि वो कौन सा जो है वायरल डिजीज़ होती है इन्फेक्शियस, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में होती है और CNS को अफेक्ट करती है। CNS यानी हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करती है। ठीक,
तो हमें जो है जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ होती है जो कि सीएनएस को अफेक्ट करती है उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है कॉलरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका पोलियोमाइलाइटिस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोलियोमाइलाइटिस। ये जो होती है वायरल डिजीज़ ये आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है जो कि जो है अफेक्ट करती है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोलियोमाइलाइटिस। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एसोसिएटेड विद, ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2021 में। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए इज एस्कोमाइसिटीज़, ऑप्शन डी इज़ फाइकोमाइसिटीज़, ऑप्शन सी इज़ ग्लोमेरोमाइसिटीज़ एंड ऑप्शन डी इज़ बेसीमाइसिटीज़। तो इसका जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो एसोसिएटेड होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइसिटीज़ से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फाइकोमाइसिटीज़। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑन्कोजेनिक वायरस। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। ठीक, सो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होता है। ऑन्कोजेनिक वायरस वो होता है जिससे कैंसर होता है। ठीक है, ऑन्को का मतलब ही होता है कैंसर। ठीक है, ऑन्कोलॉजी आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है हॉस्पिटल में चाहिए ऑन्कोलॉजी, या बुक में ही पढ़ा होगा ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्को से जो है रिलेटेड होता है आपका कैंसर से। ठीक, तो हमें उस वायरस के बारे में बताना है जो कि कैंसर कॉज करता है। तो ऑप्शन ए इज़ पोलियोमाइलाइटिस वायरस, ऑप्शन बी इज़ हर्पीज वायरस एंड ऑप्शन सी इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको HPV भी बोलते हैं। ठीक है, HPV, और ऑप्शन डी इज़ वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑन्कोजेनिक वायरस होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी हर्पीज वायरस। ठीक है, तो जो ऑन्कोजेनिक वायरस होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हर्पीज वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हर्पीज वायरस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78 पे, सेलेक्ट द फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, ये आपका पूछा गया है अब DSSB फार्मासी 2015 में। अब देखिए कैसे एग्जामिनर ने कितना मतलब घुमा के पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कैसे याद करते हैं, ADEK। ठीक, ये सोचते हैं खाली बस यही इसी तरह पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने नाम पूछ लिया है। अब बच्चे तो याद करके आएंगे ADEK। ठीक, अब यहाँ पे नाम पूछ लेगा फिर कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं जब नाम ही नहीं पता होगा हमें। तो इसीलिए जब भी आप कभी इन सब चीज़ों को पढ़ें तो खाली शॉर्ट पे पढ़ने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी भी लेना चाहें कि जो है हाँ ए जैसे विटामिन ए है तो इसको क्या कहते हैं, विटामिन जो है डी है तो इसको क्या कहते हैं, विटामिन ई है तो इसको क्या कहते हैं। तो उस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। अब मान के चलिए आपने अच्छे से याद किया, ठीक, ADEK याद कर लिया। अब आपको तो ये कॉन्फिडेंस है कि यार मुझे तो पता है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा भी तो मैं कर लूँगा। ठीक, अब एग्जामिनर ने क्या किया, उन्होंने जो है गेम खेला कि जो है हम जो है ADEK ना देके डायरेक्ट नाम देंगे। जैसे उन्होंने दे दिया ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी दे दिया अस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी दे दिया थाइमिन, ऑप्शन डी दे दिया राइबोफ्लाविन। अब हमको यही नहीं पता है इसमें कौन सा ए है, कौन सा डी है, कौन सा ई है, कौन सा के है, आप फंस गए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए तो एक अच्छे से पढ़िए, भले जो है आप कम पढ़ें पर जो पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें। ठीक, जो फैट सॉल्युबल में जैसे आते हैं आपका ADEK, तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए है। ठीक, तो विटामिन ए को बोलते हैं हम आपका रेटिनॉइड। ठीक, फिर आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं आपका कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक, फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं हम टोकोफेरॉल। ठीक, ADEK। फिर आपका के जो आता है उसको बोलते हैं हम फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो टोकोफेरॉल जो होता है आपका ये होता है आपका विटामिन ई।
ठीक। तो उससे हमें पता चल गया हमारे जो ADE में जो है ई आता है, जिसको हम बोलते हैं आपका टोकोफेरॉल। तो इस तरह देखिए हमने कर लिया आसानी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये आप चीज़ें पढ़ें तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन क्या था आपका, सेलेक्ट द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है टोकोफेरॉल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, द विटामिन यूज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनई एज ए ग्रोथ स्टिमुलेटर इज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2021 में, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनई होता है वो कौन सा विटामिन यूज़ करता है एज ए ग्रोथ स्टिमुलेटर की तरह। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल एंड ऑप्शन डी इज नियासिन। तो जो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनई होता है वो जो है आपका राइबोफ्लेविन जो है यूज़ करता है एज ए ग्रोथ स्टिमुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है राइबोफ्लेविन। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 80 पे, सेरामिडेज डिफिशियंसी कैन कॉज। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। डेज डिफिशियंसी कैन कॉज मतलब सेरामिडेज की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, ये कौन सा डिजीज़ होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रैब डिजीज़, ऑप्शन बी इज़ फैब्री डिजीज़ एंड ऑप्शन डी इज़ फार्बर्स डिजीज़ एंड ऑप्शन डी इज़ गाउचर्स डिजीज़, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फैबर्स डिजीज़। सेरामिडेज डिफिशियंसी कैन कॉज फैबर्स डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फैबर्स डिजीज़। तो दोस्तों ये थे आपके DSSB फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।